नमस्कार आप सभी के लिए। अ, आज 5 जून 2020 है और ये जो एडिटोरियल है द हिंदू में पब्लिश हुआ है और ये लिखा हमारे किसने है, विजय गोखले जी ने। अब एडिटोरियल स्टार्ट करने से मैं पहले एक बात बता दूं आप सभी के लिए कि इस एडिटोरियल को अ, सुनने के लिए, समझने के लिए आपकी सिर्फ एक एलिजिबिलिटी ही काफ़ी है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं या इंडिया के नागरिक हैं या सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं तो भी आपको इस चीज़ को सुनना चाहिए, इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। तो इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका स्टूडेंट होना ही आवश्यक है। आप किसी को भी इसे शेयर कर सकते हैं, किसी को भी इस चीज़ को सुना सकते हैं। पढ़ने के लिए जो भी है, जिस हिसाब से भी आप बोलें, वो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ये इसे देखना चाहे देख सकते हैं। बट जो भी इंटरेस्ट रखता है इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में, उनके लिए इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। चलिए तो बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप शेयर कीजिए जितना हो सके। बच्चों को सुनाइए, बड़ों को सुनाइए, जिसको सुना सकते हैं सुनाइए, पढ़वा सकते हैं पढ़वाइए। आपके पास होगा जो ये न्यूज़पेपर है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। चिल इन यूएस चाइना रिलेशन। चिल मतलब होता है ठिठुरन, ठीक है। तो जो ठिठुरन हो रही है सर्दी की, किस किस के बिटवीन, शीत युद्ध का, जैसे हम सुन रहे हैं ना, कोल्ड वॉर, तो उसकी जो ठिठुरन है वो स्टार्ट हो चुकी है किस किस के बिटवीन, चाइना और यूएस के बिटवीन। अ बाइनरी चॉइस बिटवीन द यूएस एंड चाइना इज लाइकली टू टेस्ट इंडियाज कैपेसिटी टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी। अब इन दोनों के बिटवीन जो यूएस और चाइना के बिटवीन है, उसमें इंडिया किस हिसाब से रोल प्ले करता है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अ स्लू ऑफ रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ चाइना बाय यूएस President Donald Trump is a clear indication that the competition between the US and China is likely to be sharpened in the post-COVID-19 war. रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुआ है यूएस की तरफ से, वो ये चीज़ शो करता है कि जो कोविड 19 के बाद की दुनिया है, उसमें जो इन दोनों के बिटवीन जो कंपटीशन है वो और क्या होगा, तेज होगा। उसकी नोक क्या होगी, तेज होगी, मतलब वो और बढ़ेगा, कम होने वाला नहीं है। On May 29, the Trump administration said it would revoke Hong Kong special trade status under US law. 19 मई को जो हांगकांग के लिए स्पेशल स्टेटस दिया गया था यूएस के द्वारा, उस चीज़ को क्या कहा कि ख़त्म कर दिया जाएगा यूएस के द्वारा, क्योंकि उनका ये आरोप था कि चाइना हांगकांग के रास्ते से जो उनकी जो ढील दी गई है ट्रेड में, उसका फ़ायदा उठा रहा है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो पास्ड एन ऑर्डर लिमिटिंग the entry of the certain Chinese graduate student and researchers who may have tied to the People Liberation Army। जो भी लिबरेशन आर्मी से जुड़े हुए ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको भी क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। द यूएस प्रेसिडेंट हैज ऑल्सो ऑर्डर्ड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स टू क्लोजली एग्जामिन चाइनीज फर्म लिस्टेड इन यूएस स्टॉक मार्केट एंड वांटेड दोज दैट डू नॉट कंप्लाई विथ यूएस लॉ कुड बी डीलिस्टेड। और फाइनेंशियल जितने भी रेगुलेटर हैं वहाँ के, उनके लिए ये कहा गया है कि मॉनिटर करो आप चाइना की जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए, और जो भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए बाहर फेंको, डीलिस्ट कर दो। कॉम्प्लिसिट इन चाइनाज राइज, अमेरिकन हैव हैड strange fascination for China ever since the early 1900s, when Protestant missionaries decided that it was God's work to bring salvation to the Chinese। अब अमेरिकन का क्या है, 1900 के से ही कुछ अजीब सा आकर्षण था चाइना के प्रति। और वहाँ के जो मिशनरीज थे, जो वहाँ के प्रतिवाद या जो भी विरोध करने वाले मिशनरीज थे, वहाँ के जो रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध करने वाले जो मिशनरीज थे, उन्होंने डिसाइड किया कि गॉड का जो वर्क है चाइना के मोक्ष के लिए, वो गॉड ने ही डिसाइड किया है कि चाइना को मोक्ष मिले। बुक लाइक द गुड अर्थ बाय पर्ल एस बक एंड रेड स्टार्ट ओवर चाइना बाय एडगर स्नो इन 1930s रोमांटिसाइज द कंट्री। और जो इन राइटर्स की जो दो बुक हैं 1930 में लिखी गई हैं, उसमें भी चाइना का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है, या उसके पॉजिटिव पक्ष के बारे में बात की गई है।
Even after Chinese communists seized power, the American hoped to cohabit with Mao Zedong in world under US hegemony. अब आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका कभी कम्युनिस्ट शासन के सपोर्ट में नहीं रहा, फिर भी वहाँ पे जब कम्युनिस्ट पार्टी ने सीज कर लिया चाइना को, तो अमेरिका ने फिर भी साथ दिया चाइना का, और ये सोचा कि वो काम करेगा वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना अमेरिका के नेतृत्व में या अमेरिका के अंडर काम करेगा. द चाइनीज अलाउ देम टू बिलीव दिस एंड एक्सट्रैक्ट देयर प्राइज. चाइना ने भी क्या किया कि इस चीज़ पे यूएस को बिलीव करने दिया और अपना जो काम था वो निकाला. यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन gave China the international acceptability it craved in return for being admitted to Mao's presence in 1972. अब यूएस ने क्या किया 1972 में, जब रिचर्ड निक्सन वहाँ के राष्ट्रपति थे यूएस के, तो चाइना को क्या इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी प्रदान करवाई. और इस चीज़ में वो ये सोच रहा था कि उसमें रिटर्न में बहुत कुछ मिलने वाला है. प्रेसिडेंट जिमी कार्टर टर्मिनेटेड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ताइवान इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद चाइना इन 1968. एक और यूएस प्रेसिडेंट ने ताइवान के समय उस समय क्या कर दिए, रिलेशन तोड़ दिए ताइवान से, जिससे कि चाइना को बुरा ना लगे. प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश washed away the sin of Tiananmen in 1989 for ephemeral geopolitics gain. और जो बुश आए तो बुश ने भी चाइना की उस बात को दबा दिया जो कि चाइना ने कई छात्रों को, लगभग 3000 से लेकर 10,000 के बिटवीन कोई जनसंख्या बताते हैं कि इतने लोगों को जब तियानमेन स्क्वायर पे चाइना ने क्या किया था, मास मर्डर, मिलिट्री से मरवा दिए थे इतने लोग, क्योंकि वो उन लोकतंत्र की डिमांड कर रहे थे. तो बुश ने भी क्या किया, उसके इन पापों को ढका, चाइना के इन पापों को ढका सिर्फ इसलिए कि वो जियोपॉलिटिकल गेन प्राप्त कर पाए. तो दैट्स वाई उसने भी क्या किया, चाइना का सपोर्ट ही किया इनडायरेक्टली. बुश फॉर and Bill Clinton, who as a presidential candidate had criticized Bush for indulging Chinese, proceeded as a president to usher the country into the World Trade Organization at the expenses of American businesses. अब जो बाद में जो ये राष्ट्रपति जो बुश को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बाद में उन्होंने क्या किया, अपने खर्चे पर, अमेरिका के बिजनेस के खर्चे पर चाइना की एंट्री करवाई WTA में. तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सिंस 1960 से ही लेकर जो जितने भी अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन आया, उन्होंने क्या किया, चाइना की बुरी चीज़ों को दबाया है, और एक अनरियलाइज्ड मतलब होप के कारण. और सीधी सी बात यह है कि मतलब पूरा का पूरा जो अमेरिका है 1960 से वो चाइना के राइज में उलझ कर रह गया, और जो अमेरिका के देखते ही देखते वो क्या बन गया, एक रिस्पॉन्सिबल स्टॉक होल्डर बन गया पूरे के पूरे सिनेरियो में. किसके अंतर्गत काम करते हुए, अमेरिका के अंतर्गत काम करते हुए. अब डिस्कसिंग इट्स रियल पर्पस. द चाइनीज आर हार्ड नोज एंड अनसेंटिमेंटल अबाउट यूएस. चाइना बहुत टफ है और वो यूएस के बारे में उतना सोचता नहीं है. दे हैव ऑलवेज परस्यू अमेरिका विद सेल्फिश पर्पस. और उन्होंने अमेरिका के साथ या अमेरिका का थोड़ा सा समर्थन या अमेरिका की बातें इस हिसाब से बोली कि उनका खुद का पर्पस क्या हो सके, वो खुद लाभ ले सकें. दे हैव स्पोकन वर्ड दैट द अमेरिकन वांटेड टू हियर. उन्होंने हमेशा वो वाले वर्ड बोले जो अमेरिकन सुनना चाहते थे. एंटी सोवियत रेथोरिक ड्यूरिंग द कोल्ड वार एंड मार्केट प्रिंसिपल देयर आफ्टर. पहले तो जब कोल्ड वार चल रही थी तो रसिया के अगेंस्ट बोला, बाद में उन्होंने मार्केट इकोनॉमी को तवज्जो दी. टू डिसगाइज देयर रियल पर्पस ऑफ थ्वार्टिंग यूएस हेजेमोनी. और उनका रियल पर्पस जो था कि यूएस की जो नायकत्व है या यूएस का जो पावर है उस चीज़ को रोकना, और इस चीज़ को क्या किया, डिस्गाइज किया या यूएस को उस अंधेरे में रखा. एवर सिंस कोल्ड वॉरियर जॉन फोस्टर Dulles spoke in 1958 to weaning China and other satellite away
from Soviet through regime change known as peaceful evolution. Every Chinese leader from Chairman Mao to Xi Jinping has been clear-eyed that US represent an existential threat to the continued supremacy of the communist regimes. अब क्या हुआ जब 1958 के जो कोल्ड वॉरियर थे उनका ये कहना था कि आप वहाँ की अ, लोकतंत्र में या वहाँ के शासन में चेंज कर दो तो ये क्या होगा, पीसफुल एवोल्यूशन होगा, क्योंकि शुरू से ही यूएस क्या है, कम्युनिस्ट के उसमें रहा नहीं है। लेकिन ये सब इन सब चीज़ों के बिटवीन जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे चाइना के, माओ से लेके जो वर्तमान प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, उनका एक स्पष्ट वो था कि जो यूएस है वो कम्युनिस्ट शासन के लिए क्या बन सकता है या क्या है अभी एक चेतावनी की तरह काम करेगा या खतरा हो सकता है बाद में भी। माओ पुट इट बेस्ट व्हेन ही टोल्ड हाई रैंकिंग लीडर इन नवंबर 1959 दैट, और माओ ने भी अपना बेस्ट दिया। उन्होंने 1959 में ये कहा था कि यूएस इज अटेम्प्टिंग टू कैरी आउट इट्स एग्रेशन एंड एक्सपेंशन विथ मच मोर डिसेप्टिव टेक्टिक। वो अपना एक्सपेंशन चाहता है यूएस, और एग्रेशन को दिखाना चाहता है कपटी रणनीतियों के थ्रू, मतलब चालबाजी के थ्रू वो क्या करना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है चाइना में, ये कम्युनिस्ट शासन में। इन अदर वर्ड इट वांट टू कीप इट्स ऑर्डर एंड चेंज अवर सिस्टम। और उसी के साथ साथ यूएस क्या चाहता है कि चाइना का सिस्टम चेंज हो, चाइना की जो व्यवस्था है वो चेंज हो धीरे धीरे। मेमोयर चाइनीज लीडर वाओ ई बू, जो इनकी जो मेमोरी है उसमें इन्होंने ये कहा है कि माओ किस हिसाब से उन्होंने कहा था, द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन ओनली रीइंफोर्स दिस व्यू एंड स्ट्रेटन चाइनाज रिजॉल्व टू रजिस्ट बाय क्रिएटिंग इट्स ओन पैरेलल यूनिवर्स। और जैसे ही यूएसएसआर कमज़ोर पड़ा तो चाइना को ये लगने लगा या उस चीज़ को उसकी जो व्यू है या देखने की जो शक्ति है या इस चीज़ को बल मिला कि अब चाइना खुद ही कम्युनिस्ट शासन को बचा सकता है और कोई उसका साथ दे नहीं पाएगा, क्योंकि पहले यूएसएसआर उसका साथ दे रहा था, लेकिन अब उसके इंटरेस्ट या उसका है तो उसे खुद ही देखना पड़ेगा। चाइना इज बिल्डिंग एन अल्टरनेट ट्रेडिंग सिस्टम द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना ने अपना एक व्यापार का सिस्टम बना लिया, एक अलग अपनी बैंकिंग व्यवस्था बना ली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के रूप में। उसने एक इट्स ओन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वीई ड्यू उसने एक अलग बना लिया, जैसे हमारे यहाँ का नोवेक बना अभी। और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए उसने बीचैट पे और अलीबाबा पे को लॉन्च कर दिया। वर्ल्ड क्लास डिजिटल नेटवर्क के लिए जो 5G नेटवर्क है, हुवाई उसकी जो कंपनी है अभी सबसे सस्ता प्रोवाइड करवा रही है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी की प्रोसेस के लिए उसने क्या किया, सनराइज ट्रस्ट मतलब हर चीज़ में उसने क्या किया, बढ़ावा दिया खुद की इंडस्ट्रीज़ को। एंड मॉडर्न मिलिट्री फोर्स, और अपनी जो मिलिट्री फोर्स है उसको भी क्या कर लिया, मॉडर्न कर लिया। इट इज़ डूइंग दिस अंडर द नोज ऑफ अमेरिकन एंड सम ऑफ इट्स विद द फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ द बेस्ट। और ये सब उसने किसके नाक के नीचे किया, अमेरिका के नाक के नीचे किया, और साथ ही साथ क्या किया, विदेशों की ही पैसे और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया। Voices of cautions have been few and far between, among them political scientist John Mearsheimer, who wrote in 2005 that the rise of China would not be peaceful at all, but world chose to believe General Secretary of the Communist Party in China Hu Jintao as assurance about peaceful rise। अब 2005 में इन राइटर ने ये जता दिया था, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सावधानी की अभी अभी उठने लगी या अभी अभी, ये पहले से चला आ रहा है, लेकिन वो कुछ लोगों के बिटवीन इस चीज़ का भय था कि चाइना का जो राइज है या चाइना का शक्तिशाली होना विश्व के लिए खतरा है। वो 2005 में एक राइटर थे जॉन मर्सी, उन्होंने ये बताया था कि चाइना अगर बढ़ता है तो वो वर्ल्ड के लिए शांतिप्रद नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड किसकी बातों में फंसा रहा, जो चाइना के जो जनरल कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं हु जिनताओ, कि भाई चाइना पीसफुली ही बिहेव करेगा अगर वो वर्ल्ड में एक अच्छी पावर में आ भी जाता है तब भी, वर्ल्ड उसी पर विश्वास करता रहा। When satellite evidence show that China was building military installation in South China Sea, China's Southeast Asian neighbors and US prefer to believe assurance to the contrary given by
मिस्टर जी ऑन द लॉन ऑफ वाइट हाउस इन 2015। जब चाइना अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा था साउथ चाइना सी में, तब भी अमेरिका और जो साउथ ईस्ट एशियन है मतलब भारत, जो मिस्टर जी जिनपिंग के जो व्हाइट हाउस की गलियों में या बालकनी में जो उन्होंने कहा था कि नहीं हम शांति को ही सपोर्ट करेंगे, उसी पे विश्वास करते रहे दोनों के दोनों, और उसका परिणाम जो है आज हमें दिखाई पड़ रहा है। इट इज ओनली अंडर मिस्टर ट्रम्प दैट अमेरिकन आर फाइनली एक्नॉलेजिंग द अनईजी फैक्ट दैट चाइनीज आर नॉट ग्रेवन इन देयर इमेज। ये एक ट्रम्प के अंडर ही इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया कि चाइना जो है वो अपनी इमेज के हिसाब से काम नहीं कर रहा है जैसी कि उसने बना रखी है, मतलब कि शांति प्रिय वाली इमेज बना रखी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है, कूटनीतिक रूप से खुद को वायलेंटली सशक्त कर रहा है। ही हैज कॉल्ड चाइना आउट ऑन ट्रेड प्रैक्टिस, और उन्होंने चाइना को ट्रेड प्रैक्टिस से बाहर किया। ही हैज कॉल्ड चाइनी आउट ऑफ 5G, 5G से बाहर किया। इट वाज मिस्टर ट्रम्प 2017 National Security Strategy document that perhaps for first time clubbed China into, along with Russia, as a challenge to American power, influence and इंटरेस्ट। पहली बार रसिया के साथ चाइना को मर्ज किया गया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में अमेरिका के द्वारा, कि अमेरिका के लिए जिस हिसाब से रसिया खतरा है उसी हिसाब से चाइना भी क्या है, खतरा है उसके हितों को लेकर। As recent China specific restriction on trade and legal migrant are possibly only the beginning of the serious readjustment। और ये सिर्फ शुरुआत है जो अभी रिसेंटली कदम उठा रहा है यूएस चाइना के अगेंस्ट, वो शुरुआत है कि रीएडजस्ट करे अमेरिका खुद के लिए। अ फुल स्पेक्ट्रम डिबेट ऑन चाइना इज नाउ रेजिंग अक्रॉस द यूएस। फॉर्मर व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ स्टीवन वेंडन डिक्लेयर दैट द यूएस इज ऑलरेडी एट वॉर विद चाइना। और ये जो चीज़ है, जो डिबेट हो रही है अब पूरे के पूरे व्हाइट हाउस में, जो फॉर्मर व्हाइट हाउस के जो स्टीव वेंडन है, उन्होंने भी यही कहा है कि वो पहले ऑलरेडी वॉर में है यूएस चाइना के साथ। अदर लाइक डिप्लोमेट रिचर्ड हैसन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रॉबर्ट जोइलिक वार्न दैट न्यू कोल्ड वॉर विल बी अ मिस्टेक। और जो है वो ये बोल रहे हैं कि न्यू कोल्ड वॉर अगर होगी तो वो एक गलती होगी। स्कॉलर जूलियन गेवर्ट्स इन द ब्रिलियंट ऐसे द चाइनीज रीसेटमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इन्होंने ये इस नाम का एक ऐसे, उन्होंने एक स्कॉलर हैं, उन्होंने ये इस टाइटल से एक ऐसे लिखा। उसमें उन्होंने किस बात की बात की, टॉक अबाउट सिमिलर प्रोसेस अंडर वे इन बीजिंग। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस कहाँ हो रही हैं, बीजिंग में भी सिमिलर प्रोसेस चल रही हैं। जैसे अमेरिका में चाइना का विरोध हो रहा है, यहाँ पे उनका। बोथ साइड आर एक्चुअली अवेयर हाउ क्लोजली देयर इकोनॉमीज आर टाइड टुगेदर। दोनों के लोग ये देख रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी एक दूसरे पर कितनी निर्भर है और कितनी एक दूसरे से इन्वॉल्व है। फ्रॉम form a factory, the US is heavily dependent on supply chain in China, and China have been unable to break फ्री ऑफ डॉलर। अब दोनों एक दूसरे के, क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसके कारण यूएस डिपेंडेंट है चाइना पे और चाइना डॉलर पे डिपेंडेंट है पूरे ट्रेड करने के लिए। इफ मिस्टर ट्रम्प विश इज टू डिसेंजल चाइना सप्लाई चेन, मिस्टर जी इज इक्वली डिटरमाइंड टू escape फ्रॉम यूएस चोक होल्ड ऑन टेक्नोलॉजी। अगर ये ट्रम्प चाहते हैं कि जो चाइना की सप्लाई चेन को तोड़ा जाए या उससे बाहर निकला जाए या उसकी पावर को कम किया जाए, तो चाइना भी साथ ही साथ ये चाहता है कि यूएस को टेक्नोलॉजी का जो बादशाहत अभी यूएस ने बना रखी है उस चीज़ को क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए। टू वॉट एक्सटेंट द डीकपलिंग इज पॉसिबल टू येट टू बी डिटरमाइंड। अब ये डीकपलिंग कहाँ तक पॉसिबल हो पाती है ये देखा जाएगा। बट वन थिंग इज टू इनएविटेबल, इंडिया विल बिकम पार्ट ऑफ द कोलेट्रल डैमेज। इंडिया पार्ट होगा कोलेट्रल डैमेज का, इसमें ये एक अनिवार्य सत्य है। द हांगकांग क्वेश्चन, हांगकांग के बारे में बात करें तो विल हांगकांग बिकम अ गेम चेंजर इन द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। क्या हांगकांग गेम चेंजर साबित होगा जो कोविड-19 के बाद। चाइना's decisions to enact the new national security law for Hong Kong has been condemned in unison by US and Western ally
एज एन असॉल्ट ऑन ह्यूमन फ्रीडम। जो अभी रिसेंटली जो लॉ लाया है हांगकांग के रिगार्डिंग चाइना ने, उसका वेस्टर्न मतलब सभी और देशों ने, यूरोपीय यूनियन वगैरह, यूएस के साथ उस चीज़ का क्या किया है, विरोध किया है। वाई इज दिस सिग्निफिकेंट? अब इसका सिग्निफिकेंट क्या है? द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, इवन डिस्प्यूट बिटवीन देम हैव सो फॉर बीन मटेरियल रियल। अब ये एक पॉइंट है एक दूसरे के अलग होने का, या पॉइंट ऑफ भले ही चाहे उनके बिटवीन अभी डिस्प्यूट चल रहे हों, सामग्री जो भी मतलब ट्रेड को लेकर हो, अगर हांगकांग द यूएस चाइना राइवलरी मैनी पॉसिबली वी एंटरिंग द आइडियोलॉजिकल डोमेन, और हो सकता है वो आदर्शवादी या उस क्षेत्र में भी चले जाए। आइडियोलॉजिकल डोमेन मतलब हांगकांग में भी लोकतंत्र है, यूएस में भी लोकतंत्र है, लेकिन चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट। तो इस हिसाब के विचारों का टकराव हो सकता है फॉर सम टाइम नाउ। अभी क्या है, विचारों का टकराव नहीं हो रहा, अभी हो रहा है ट्रेड को लेकर और भी आदान प्रदान को लेकर। लेकिन ये हो सकता है वैचारिक टकराव हो सकता है हांगकांग को लेकर। फॉर सम टाइम नाउ देयर आर रिपोर्ट्स अबाउट चाइनीज इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और यहाँ पर बहुत समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है चाइना हांगकांग की। कंट्रीज इन द वेस्ट हैव टेकल दिस इंडिविजुअली, ऑलवेज माइंडफुल ऑफ नॉट जियो पार्टिजाइंग देयर ट्रेड विद चाइना। और जो दूसरी कंट्री हैं वो इस चीज़ को टैकल कर रही हैं, इस हिसाब से टैकल कर रही हैं कि उनके रिश्ते चाइना से ख़राब ना हो। हांगकांग में भी डिफरेंट, लेकिन हांगकांग का केस डिफरेंट हो सकता है। इट इज़ नॉट ओनली द वास्टर्न फॉर वेस्टर्न कैपिटलिज्म इन द ईस्ट, बट मोर इम्पॉर्टेंटली द टॉर्च बियरर ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक आइडियल। ये सिर्फ एक मोहरा नहीं है वेस्टर्न या दूसरे देशों के लिए, बल्कि एक जो वेस्टर्न की जो आइडियोलॉजिकल वो है उसके लिए एक टॉर्च का काम करता है, या एक हिसाब से मोहरे का काम करता है दूसरे देशों के लिए। हांगकांग कि जब वो चाइना में घुसना चाहते हैं तो वो हांगकांग के थ्रू ही चाइना को इन्फ्लुएंस करते हैं, या बहुत सी चीज़ें। थिंक ऑफ इट्स एज अ सॉर्ट ऑफ स्टेचू ऑफ लिबर्टी। अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो ये एक स्टैचू है लिबर्टी का या आज़ादी का। इट होल्ड अलोप द टॉर्च ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी फॉर ऑल दोज हु पास थ्रू हांगकांग एंड रूट टू चाइना। जो चाइना को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं वो एक मुंह में एक टुकड़ा टाइप का होता है कि हाँ आज़ादी दिखाने के लिए चाइना के लोगों के लिए कि देखो आज़ादी ऐसी होती है, और लोगों को भड़का सके, तो वो एक हिसाब से काम करता। अगर दिस इज एन असॉल्ट ऑन बिलीफ सो टू स्पीक, और ये हमला है विश्वासों पर। सो हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। दिस कम ऑन द बैक ऑफ नॉट अनरीजनेबल डिमांड दैट चाइना शुड कम क्लीन ऑन इट्स एरर ऑफ omission in the early day of COVID-19, when greatly transparency and quicker action might have prevented at least mitigate the pandemic। और ये सब कब आया है? जब चाइना से लोग डिमांड कर रहे थे कि आप पेंडेमिक को अपने यहाँ रोक सकते थे। इन द मंथ अहेड more information may come public from source inside China itself about shortcoming of the regimes that will further fuel a debate on superiority of the Chinese model as an alternative to democracy। और हांगकांग के रिगार्डिंग और धीरे धीरे बातें बाहर आएंगी कि किस हिसाब से क्या काम हो रहा है। उस समय ये डिसाइड होगा कि किसकी सुपेरिटी रहेगी। क्या चाइनीज मॉडल एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प की तरह काम करेगा लोकतंत्र के? विल दिस फॉर्म द आइडियोलॉजिकली अंडरपिनिंग फॉर द बर्थ ऑफ न्यू कोल्ड वॉर? और ये इस हिसाब से जगह बनाएगा कि जो नए कोल्ड वार में है उसको एक उस नए कोल्ड वार का एक आधारभूत सिद्धांत आधार बनेगा। दैट विल डिपेंड ऑन हु विल इन वॉशिंगटन इन नवंबर। और ये डिसाइड करेगा कि नवंबर में वॉशिंगटन में कौन जीतता है। ऑन वेदर प्रॉफिट विल गेन ट्रम्प पॉलिटिक्स इन यूरोप। और इस पर भी कि यूरोप में ट्रम्प का जो पॉलिटिक्स है वो प्रॉफिट करेगी, या फिर जो चाइना के स्किलफुली वॉल्फ वॉरियर हैं वो ग्लोबल मीडिया को मैनिपुलेट करेंगे पब्लिक ओपिनियन को बदलने के लिए। द लाइन आर बिगिनिंग
to draw between the American on one side and China on other side। और लाइन ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया है, एक तरफ चाइना की तरफ, एक तरफ अमेरिका की तरफ। आ binary choice is likely to test limit of India's capacity to maintain strategic and decisional autonomy। और इन दोनों के बिटवीन में जो इंडिया है उसको ये डिसाइड करना है कि वो अपनी ऑटोनॉमी मतलब खुद की संप्रभुता को बनाए रखते हुए किस हिसाब से डिसीजन लेता है, उसकी ये कैपेबिलिटी डिसाइड करेगी कि हाउ इंडिया विल गेन, किस हिसाब से प्रॉफिट ले सकता है। क्योंकि इंडिया के दोनों के साथ रिलेशन है और दोनों के साथ इंडिया प्रेजेंट स्थिति में अपने रिलेशन खराब नहीं कर सकता। सो दिस इज द ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। थैंक यू फॉर टुडे एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।